हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डिज़ायर विद सौरभ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन का सेट, जो कि 1 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। बहुत अच्छा सेट है। ये पीडीएफ हमने कहीं से अपने लिए खोजी, तो हम सोचे आप लोग के लिए भी इसको शेयर करते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों। हम यहाँ से करेंगे भी एक एक क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ये वाला आंसर सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विशाखापत्तनम एक भू आबद्ध पतन है। विशाखापत्तनम जो है एक भू आबद्ध पतन है। दीनदयाल पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। तो इसमें दोस्तों 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है, माध्यमिक विद्यालय ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ सहयोग करेंगे। तीसरा है, व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, जो कि तीसरा ऑप्शन जो व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त की जाएगी, ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बी को टिक करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का भाग नहीं है? तो इसमें हम दोस्तों पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और समान संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए UN शांति सेना का प्रयोग और माध्यस्थम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है। आप लोग भी बताएं। निम्नलिखित से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के विकास चरण में केंद्रीय नेतृत्व में शामिल नहीं था? तो कामे इकरामा, जमाल अब्देल नासिर, जवाहरलाल नेहरू और फिदेल कास्त्रो। तो दोस्तों इसमें कौन शामिल नहीं था ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ इसमें फिदेल कास्त्रो जो थे वो शामिल नहीं थे। ग्रीष्म काल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो दोस्तों जॉन लॉरेंस जो थे, इन्होंने ग्रीष्मकालीन में अपनी जो आधिकारिक परिषद को शिमला में स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर जॉन लॉरेंस सही आंसर होगा। बम्बई के कामकाजी वर्ग के जीवन के बारे में प्रसिद्ध कविता मांझे विद्यापीठ का लेखक इनमें से कौन है? तो इनमें से इसके लेखक हैं नारायण सुर्वे। इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म की सभा की स्थापना की? तो राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों यहाँ पर स्थापना की थी राधाकांत देव ने। वासेनर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। तो दोस्तों इस व्यवस्था में 42 प्रतिभागी देश शामिल थे। इसका गठन मुख्यतः एक परमाणु हथियार निरीक्षक के रूप में किया गया। भारत इस व्यवस्था का वर्तमान
अध्यक्ष भी है। भारत इस व्यवस्था में 2017 शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ये वाला होगा। किसी धावक को दौड़ने के बाद उरुपेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होती है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है, आप सभी को पता है इसका आंसर। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को आरसीबी को उनसे पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल रुधिर का समपराशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी को क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। आरसीबी फूल जाएगी, आरसीबी फूल जाएगी और फट जाएगी, आरसीबी सिकुड़ जाएगी, या आरसीबी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है आरसीबी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरबीसी सॉरी, आरसीबी नहीं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त में से कौन सा कथन सही नहीं? तो दोस्तों पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, यही सही आंसर है। बाकी पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है, ये गलत बात है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थों के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, ये भी गलत है। पित्त पीएच को क्षारीय करता है और ग्राग्नाशय एंजाइम को सुगम बनाता है, ये भी गलत। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर जो है ये संख्याएं क्या करती हैं? रक्तदाब को दर्शाती हैं। माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है। दूसरा है माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। तीसरा है स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। और चौथा है स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। अब इसमें दोस्तों कौन सा सही है? 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो यहाँ पर सही आंसर है 2 4, यानी कि माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। दूसरा स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या निरूपित करता है? तो उसका निवल विस्थापन जो है वो क्षेत्र निरूपित करता है। निम्नलिखित में किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती हैं? तो दोस्तों तेलंगाना से लगती है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, महाराष्ट्र की सीमाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा की समझ रखते हैं, पढ़ लिख और दोनों सकते हैं, को साक्षर माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों कथन सही है।
भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलरुद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों 2 और 6 कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 2 और 6। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? तो दोस्तों समग्र मांग की तीव्र आपूर्ति से अधिक होना, समग्र मांग में धीमी वृद्धि होना, मुद्रापूर्ति में कमी होना, बेरोजगार का उच्चतम स्तर होना। तो यहाँ पर कलर कौन सा चूज करते हैं? ये वाला। कौन सी मुद्रास्फीति ले जा सकती है? तो ए वाला आंसर सही होगा। समग्र मांग की तीव्र आपूर्ति से अधिक होना। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की? तो इसमें रंपा विद्रोह होगा। रंपा विद्रोह 1879 से 1880 के बीच में हुआ था। ऐसे गुंडेम विद्रोह दोस्तों 1886 में हुआ। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 में। तेलंगाना संघर्ष 1946-51 में। क्योंकि कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय का लेखक है? तो सिटी ऑफ जॉय के जो लेखक हैं वो रुडयार्ड डोमिनिक लेपियर है। सिटी ऑफ जॉय का जो लेखक है डोमिनिक लेपियर। भारत G20 अध्यक्षता विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम का वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य कहाँ से ली गई? जो थीम है ये कहाँ से ली गई है? तो ये थीम जो है ये महाउपनिषद से ली गई है। महाउपनिषद से, यानी कि इसको महाउपनिषद से लिया गया है। यदि ग्रीनविच माध्य समय 10 AM है तो 9 डिग्री ईस्ट देशांतर पर क्या समय होगा? तो ये समय होगा 4 PM। किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने होते हैं। तो बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है। सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु नदी बेसिन का विस्तार जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक है। भारत के महान्यायाधिकर्ता SGI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो SGI सरकार का मुख्य विधि सलाहकार होता है, ये कथन सही है। SGI देश का द्वितीयक विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा SGI को नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। ये SGI का पद एक संवैधानिक पद है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि SGI का जो पद है एक संवैधानिक पद नहीं है। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो दोस्तों किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? तो प्राक्कलन समिति जो दोस्तों होती है उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ये दोस्तों कथन सही है। कौन सा कथन सही नहीं है हमको ये फाइंड करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों गलत कथन है, निर्वाचक गण में विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते। दोस्तों ये गलत बात है,
क्योंकि निर्वाचक गण में विधायी परिषद के 29 सदस्य शामिल होते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो 26 जनवरी 1950। नीति आयोग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार किस परिवार को वंचित माना जाता है? तो परिवार के एक भी सदस्य की पहचान अल्पपोषित के रूप में की जाती है। 15 वर्ष और 49 वर्ष के बीच आयु वाली किसी महिला सदस्य का शरीर द्रव्यमान सूचक 18.8 kg प्रति मीटर स्क्वायर से कम है। तो इसमें दोस्तों 1 और 2 दोनों उत्तर सही है। रायगढ़ केसरी और दायगढ़ केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थी? तो रायगढ़ केसरी और दायगढ़ केसरी काकतीय वंश से संबंधित थी। 7वीं या 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित किए गए संगीत स्वरों के समूह वाले संगीत शिलालेखों के स्थान का नाम बताइए। तो इसका नाम है कुदुमियामलाई। 18वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? तो दस्तक जो था ये व्यवसाय का एक परमिट होता था, व्यापार करने का जो परमिट होता था उसको दस्तक बोलते थे, जिसका अंग्रेजों ने दुरुपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंधित था? तो ददनी प्रथा से संबंधित क्या था? पदाधिकारियों को भुगतान करना जो था वो ददनी प्रथा से संबंधित था। सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहा जाता है? तो इसको निजी निवेश का बहिर्गमन कहा जाता है। मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो गरीबी के परिकलन की जो सिफारिश की गई वो तेंदुलकर समिति के द्वारा की गई। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया? तो HL दत्तू जो भारत के न्यायाधीश थे, इन्होंने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। इनमें से बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिन नाथ सान्याल। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रांत में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई? तो दोस्तों पंजाब और सिंध में हुए एकल चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकल पार्टी के रूप में सामने आई। 40 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। इस सेट में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जापानी कैंप में रहे भारतीय युद्धबंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई। तो दोस्तों इसमें कथन केवल 2 सही है, क्योंकि उन्होंने भर्ती नहीं की थी बल्कि झांसी की रानी नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई थी और तभी से महिलाओं को सेना में भर्ती किया जाता था। भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सगुण ईश्वर के साकार रूप में आस्था रखते थे, तो ये बात सही है। निर्गुण ईश्वर के निराकार रूप में आस्था रखते थे, ये भी सही है। नयनार शिव की उपासना में आस्था रखते थे, तो ये भी सही। अलवार शक्ति की उपासना में आस्था रखते थे, ये गलत है, क्योंकि अलवार लोग जो थे वो शक्ति की उपासना में विश्वास नहीं रखते थे।
गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां बहती हैं? तो इसमें दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा, यही दो नदियां बहती हैं। निम्नलिखित में से दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो असम राइफल्स जो है दोस्तों, वो दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है, और जो कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है, असम राइफल। निम्नलिखित में से असम का जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो असम का जो जनजातीय समुदाय है वो है अहोम। किस देश की क्रिकेट टीम का नाम सेवरांस है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट टीम है उसका नाम है सेवरांस। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि के लिए जो अनिवार्य वो है आयोडीन। मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाय का प्रयोग किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करके जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही होगा। सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? तो सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? और डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन कहते हैं इसको। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सम्मिलित है? तो इसमें स्कूली शिक्षा के जो वर्ष हैं वो सम्मिलित है, तो ये वाला आंसर होगा। तो ये रहा दोस्तों 50 क्वेश्चन का सेट आज कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन कल करेंगे। ऐसे एग्ज़ाम से पहले दोस्तों 700-800 क्वेश्चन हम कराएंगे। हमारा भी एग्ज़ाम है, आप लोग का भी एग्ज़ाम है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम करंट अफेयर के लिए जो यूपी करंट अफेयर है उसके लिए वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।